अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान के मुंह से सुना था कि मैं इन माफियाज़ को नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता उन्होंने उन माफियाज़ को छोड़ा या नहीं छोड़ा, या उन माफियाज़ ने इमरान खान को नहीं छोड़ा। अलबत्ता मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते बहुत सारे ऐसे माफियाज़ को जानता हूँ जो दिन दिहाड़े सरेआम बग़ैर किसी खौफ और डर के रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तानी शहरियों को लूटते हैं। अब जिस माफिया की हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, आम लफ्जों में यूं कहा जाए कि पाकिस्तान में कार बनाने वाली कंपनीज की। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 5वां है। 22-23 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। यकीनन यहाँ पे गाड़ियों की एक डिमांड है और इस डिमांड को केटर करने के लिए 3 बड़ी कंपनीज ऑपरेट करती हैं पाकिस्तान में, जिनका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, यानी कि सुजुकी, टोयोटा और होंडा। नए प्लेयर्स भी मार्केट में एंटर हुए हैं। अब तो चाइनीज कंपनीज भी आ गई हैं पाकिस्तान में। अगर किसी को दुनिया की घटिया तरीन क्वालिटी की कार चलानी है तो वो पाकिस्तान में है। वो मॉडल जो कि किसी और मुल्क में भी बन रहा है और वही कंपनी बना रही है, अगर वो वहां पे उसने चलाई है और वो पाकिस्तान आता है और उसी कार को पाकिस्तानी वर्जन को चलाता है तो उसको फर्क साफ पता चल जाएगा। मसला सिर्फ क्वालिटी का नहीं है, प्राइस का भी है। एक चीज कहलाती है कार्टेल। एक ही इंडस्ट्री की मुख्तलिफ कंपनियां आपस में गठजोड़ बनाती हैं ताकि वो प्राइस को कंट्रोल कर सके। ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक कार्टेल है, जहां पे पहले सिर्फ 3 कंपनियां थी और अब और भी कंपनीज मिल गई हैं। मजे की बात बताऊं आपको, दूर नहीं जाते, ये बिल्कुल पड़ोस में हमारा मुल्क इंडिया। आप सेम कंपनी की सेम कार, इंडियन वर्जन भी चेक करें और पाकिस्तानी वर्जन भी चेक करें, आपको क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा और प्राइस छोड़ दें, दिल टूट जाता है। शायद ये वाहिद प्राइवेट इंडस्ट्री है जहां पे सप्लाई को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। आप एक कार खरीदने जाएं, आप उसकी बुकिंग की पेमेंट करें, आपको डिलीवरी नहीं मिलती। 6 महीने का कहा जाता है, वो 6 महीने कंफर्म्ड नहीं है कि 6 महीने में मिलेगा, 8 महीने, बाज़ औक़ात साल। ऐसी मिसालें भी हैं कि लोगों को डेढ़ साल तक डिलीवरी नहीं मिली। और दूसरी तरफ वही कार आप एक ही दिन में खरीद सकते हैं, आपको वो डिलीवर हो जाएगी एक ही दिन में, लेकिन उसके लिए आपको ओन मनी देना पड़ेगा। यकीन करें, मुझे तो ओन मनी का पता भी नहीं है। गूगल किया तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है, कहीं नहीं है ये कि जहां पे एक कार का MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि कंपनी डिसाइड करती है, उसके अलावा एक खास सरचार्ज या यूं कहें कि भत्ता आप देंगे तो आपको गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी, वरना हुनूज दिल्ली दूरस्त। दुनिया के दीगर ममालिक में कार को बेचना आसान किया जाता है, सहल किया जाता है, यहां तक कि EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स का भी ऑप्शन दिया जाता है। मिसाल के तौर पे एक कार की कीमत 10 रुपए है तो आपने 10 रुपए ही देने हैं, लेकिन आपने रुपया करके 10 महीने तक वो पेमेंट करनी है। कोई सरचार्ज नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, बल्कि कंज्यूमर्स के लिए सहूलत पैदा की जाती है। और यहां पे आप बुकिंग के पैसे दें और लंबी तान के सो जाएं। अब नहीं पता कि आपको कार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसी कंडीशन में मिलेगी, किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान का उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहां पे गाड़ियां सिवियरली बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। थोड़ी सी रिसर्च करने पे मालूम हुआ कि आखिर पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं। पता ये चला कि ये जो कंपनी थी, स्पेशली द बिग 3 यानी कि सुजुकी, टोयोटा और होंडा, ये जब पाकिस्तानी मार्केट में एंटर हुए थे आज से चंद दिहाइयां पहले, तो इन्होंने गवर्नमेंट से एक वादा किया था कि अभी हम सिर्फ असेंबली पाकिस्तान में करेंगे, यानी कि हम इंपोर्ट करवाएंगे बॉडी पार्ट्स और यहां पे गाड़ी को असेंबल करेंगे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद हम यहां पे प्लांट्स लगाएंगे और यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेकिन ऐसा हो ना सका। जब आप गाड़ी के पार्ट्स इंपोर्ट करते हो तो उन पे मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज लगती हैं, यानी एक चीज जो यहां बन सकती है 10 रुपए की, आप वही चीज बाहर से मंगवाते हो तो उस पे इंपोर्ट टैक्स लगता है, ड्यूटीज लगती हैं। ऑटोमेटिकली वो चीज आपको महंगी मिलेगी। फिर आप यहां पे असेंबल करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज का बोझ है वो आप कंज्यूमर पे डालेंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती हैं। चंद साल पहले एक उम्मीद की किरण जागी थी जब खबर पड़ी कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज आना चाह रही हैं,
लोकल कंपनीज के साथ उनका इल्हाक हुआ है, मिलके यहाँ पे गाड़ियाँ बनाएंगे। तो लगा कि जब ये नई कंपनीज पाकिस्तान आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और जहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ता है प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम होती हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है दोस्त, यहाँ पे गंगा उल्टी बहती है। इवन जो नए प्लेयर्स हैं वो भी उसी डगर पे चल रहे हैं जिसपे बिग 3 चलते थे। नतीजा ये कि पाकिस्तानियों के लिए आज भी हाल वही है जो पहले था। कंपटीशन तो शायद इंक्रीज हुआ, चॉइसेस तो ज्यादा मिली, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और प्राइसेस पहले से भी बदतर हो गई। अच्छा, इस टॉपिक पे बहुत कम लोगों ने बात की है। इस माफिया के खिलाफ बहुत कम लोग खड़े हुए हैं। बात होती है, चंद खबरें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन वो दब जाती हैं, बड़ा जल्दी दब जाती हैं। इससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि ये कितना खतरनाक माफिया है। ये अपने खिलाफ कोई खबर ही नहीं उठने देता। बात करें हुकूमत की, तो चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, या इवन 3.5 पौने 4 साल इमरान खान के हो, किसी ने भी इस लूट मार को रोकने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता इंपोर्ट पे बैन हो गया। इस माफिया के खिलाफ एक वाहिद हल पाकिस्तानियों के पास था, इंपोर्ट का। सेम मॉडल जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, उसी मॉडल का 3 साल पुराना जापानीज वर्जन फीचर्स में ज्यादा होता था। इंपोर्ट के बैन होने के बाद पाकिस्तानी कौम यरगमाल हो गई, कंप्लीटली यरगमाल। हमारे जानने वाले थे, उनके वालिद साहब बुकिंग के पैसे दे आए थे और उनको वादा था कि इतने दिनों में डिलीवरी हो जाएगी। तो वो डेट एक्सटेंड होती गई, ना बुकिंग के पैसे वापस किए जा रहे थे, सिर्फ तरखाया जा रहा था। कार कंपनी के आउटलेट पे गए, वहां पे गर्मा गर्मी हुई। उन्होंने कहा जी आप मेरे पैसे वापस करें, साल से ज्यादा हो गया है, आप मेरी बुकिंग के पैसे दबा के बैठे हुए, ना मैं कोई दूसरी गाड़ी खरीद सकता हूं और आप भी गाड़ी डिलीवर नहीं कर रहे। तो उस गर्मा गर्मी के दौरान मामला एलिवेट हो गया, यहां तक कि गार्ड्स ने फायर कर दिया और उन साहब का इंतकाल हो गया। ये स्टोरी चंद दिन तो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट होती रही, लेकिन बाद में दबा दी गई। तो जनाब, पाकिस्तानियों को गाड़ी के हुसूल के लिए अपनी जान का नजराना भी देना पड़ता है। ये वाहिद मुल्क है जनाब, ऐसा कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता ऐसा। मुझे समझ नहीं आता कि इसका हल क्या है। ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए, डंके की चोट पे होने वाली बदमाशी से कैसे निपटा जाए। ये तो बाज नहीं आएंगे। आई एम श्योर इसी तरह लूटमार चलती रहेगी, और मुझे कोई ज्यादा गवर्नमेंट से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि 1950s में ये सिलसिला शुरू हुआ था। ये जो कंपनीज थी ये आना शुरू हुई थी, और आज तकरीबन 72-73 साल गुजर चुके हैं और ये लूट मार जारी और सारी है, ये रुकने वाली है नहीं। अगर आपकी नज़र में कोई हल है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मसला साझा है, ये किसी एक का मसला नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है अगली वीडियो में।